गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में एक बार फिर से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, क्योंकि कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बोरबरी योजना। बोरबरी योजना के अनुसार हम परमाणुओं का कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं ये हमने सीखा था। और आज हम आगे चलेंगे और जो बाकी थ्योरी हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालने के लिए उनको हम एक एक करके समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अबॉव का सिद्धांत। आइए आगे हम देखते हैं अबॉव का सिद्धांत। और अबॉव का जो सिद्धांत होता है वो सर्वमान्य होता है और सबसे ज्यादा इसी सिद्धांत का हम यूज करते हैं किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अबॉव का सिद्धांत क्या कहता है। तो अबॉव के सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसके परमाणु कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम अनुसार बढ़ता है। ठीक है, क्या कहता है अबॉव का सिद्धांत कि कोई भी परमाणु होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो भराव होगा वो उनके ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम अनुसार होगा। मतलब ये कि जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, जिस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है उस कक्षक में भरेगा जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब हम कम से ज्यादा की ओर ही चलेंगे। उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है कम से ज्यादा की ओर ही भरेगा हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जो विभिन्न परमाणु कक्षक है उनकी ऊर्जा का कैलकुलेशन हम कैसे करें। ठीक है, हम कैसे पता करें कि किसकी ऊर्जा कम है किसकी ऊर्जा ज्यादा है। तो इसके लिए एक रूल दिया गया जिसको हम बोलते हैं N+L रूल। ठीक है, या जिसको हम बोलेंगे N+L नियम। तो इस नियम के आधार पर हम किसी भी कक्षक के ऊर्जा का गणना करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए समझते हैं N+L नियम को। N+L नियम जो है वो कहता है उस कक्षक की ऊर्जा अधिक होगी जिसके लिए N+L का मान अधिक होगा। यदि दो कक्षकों का N+L का मान समान हो तब उसकी ऊर्जा अधिक होगी जिसका N का मान अधिक होगा। ठीक है, तो आइए N+L नियम से कुछ कक्षकों के ऊर्जा स्तर निकालकर हम देखते हैं। तो जो N+L नियम होता है उसमें जो N है वो होता है मुख्य क्वांटम संख्या और जो L होता है वो होता है द्विगुणित क्वांटम संख्या। मतलब किसी कक्षक के N का मान और L का मान जो होता है, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणित क्वांटम संख्या का जो मान है, दोनों को हम यदि जोड़ दें तो निकल आता है उसका ऊर्जा स्तर। क्वांटम संख्या में हमने ये पढ़ा है कि कोई भी जो कक्षक है उसके सामने की जो संख्या होती है वो क्या होता है, उसका N का मान होता है या उसका मुख्य क्वांटम संख्या होता है। और जो L का मान होता है वो अलग अलग कक्षकों के लिए अलग अलग होता है। जैसे L का जो मान है S कक्षक के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है। तो ये सारा कुछ हम क्वांटम संख्या में पढ़ चुके हैं। तो इसी के आधार पर निकलेगा इनका ऊर्जा स्तर। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कुछ कक्षक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2s, 4p, 1s, 3d, इस तरह से कुछ भी हम ले लेते हैं। अब इनको हम कैलकुलेट करते हैं N+L के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा होगा, जैसे मान लीजिए 2s के लिए N का मान क्या होगा 2 और L का मान S के लिए L का मान क्या होता है, तो S के लिए L का मान होता है 0। तो ये हो जाएगा 2 + 0, टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक, उसी तरह से 4p है तो 4p के लिए N का मान क्या हो जाएगा, N का मान हो जाएगा 4 प्लस P के लिए कितना होता है L का मान 1, तो ये हो जाएगा 4 + 1, टोटल ये हो जाएगा 5। उसी तरह से 1s है तो 1s के लिए N का मान हो गया 1 प्लस S के लिए कितना होता है, S के लिए होता है 0, तो ये हो जाएगा 1 + 0, टोटल हो जाएगा 1। उसी तरह से D के लिए N का मान है 3। ठीक है, और D का L का मान क्या होता है 2 होता है, तो N का मान 3 और D के लिए L का मान 2, तो टोटल हो जाएगा 5। ठीक, इस तरह से होगा। अब देखिए सभी के लिए इसका N+L का मान होता है 2, इसका N+L का मान है 5, इसका N+L 1 और इसका N+L का मान होता है 5। ये जो 4s है और 3d है, दोनों के लिए N+L का मान आया है 5। ठीक है, दोनों के लिए N+L का मान 5 आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, इस कंडीशन में जैसे हमने N+L के नियम में पढ़ा है कि जिसके N का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी और जिसका N का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। जब ये दोनों बराबर है तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है N का मान। ठीक है, N का मान हमको देखना है और जिसका N का मान ज्यादा है उसकी ऊर्जा ज्यादा, जिसका N का मान कम उसकी ऊर्जा कम। तो दोनों में N का मान
ठीक है, देखिए 4p में n का मान 4 है, 3d में n का मान है 3, मतलब इसमें n का मान अधिक है, मतलब इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। ठीक है, और इसमें n का मान कम है, मतलब इसकी ऊर्जा कम होगी। ठीक, अब इसको मान लीजिए हम एक क्रम में लिखें तो सबसे पहले कौन आएगा, 1s आएगा, उसके बाद आ जाएगा 2s आएगा, उसके बाद 3d, इसकी ऊर्जा कम है, और 4p बाद में आएगा क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है। तो ये हो जाएगा ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम इन चारों के लिए। ठीक है, इन चारों के लिए ये क्रम हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही n+l नियम के आधार पर विभिन्न जो कक्षक हैं उनके हम एनर्जी लेवल को कैलकुलेट करते हैं, उसको हम एक क्रम में, एक बढ़ते हुए क्रम में रख देते हैं। तो चलिए ये कैसे होता है इसको भी हम देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम विभिन्न जो कक्षक हैं उनको सीधे एक लाइन से लिख देते हैं, जैसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। उसी तरह से जो p कक्षक है, p को भी इस तरह से 1 2 3 करते हुए 7 तक, d को भी और f को भी इस तरह से हम एक लाइन से लिख देते हैं। लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि इनको इस तरह से हम तिरछी लाइन से मिलाते जाते हैं। तो इस तरह से जब इनको हम तिरछी लाइन से काटते हैं तो इस तरह से हमको संरचना मिल जाती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, ठीक है, वो ये है कि इसमें 1p 1d 2d 1f 2f और 3f ये जो 6 कक्षक होते हैं वो अस्तित्व में नहीं होते। ठीक है, परीक्षा में भी कई सारे कंपटीशन एग्जाम में इसको पूछता है या बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है कि ये जब हम अबाऊ के अनुसार, अबाऊ सिद्धांत के अनुसार हम जब ऊर्जा का क्रम निकालते हैं तो उसमें ये 1p 1d 2d या 1f 2f 3f ये कक्षक क्यों नहीं होते, कौन से कक्षक अस्तित्व में होंगे, वो एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे, ये जो है इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे देखिए कि जिस भी कक्षक का n का मान बड़ा होगा l से, ठीक है, l का मान छोटा होगा, n का मान बड़ा होगा, तो जिनका भी n का मान बड़ा होगा l से वो अस्तित्व में होगा, वो कक्षक पाया जाएगा, वो परमाणु में उसके कोश में वो कक्षक उपस्थित होंगे। लेकिन यदि मान लो n का जो मान है वो l से यदि बराबर है या l से बड़ा है, ठीक है, l का मान यदि n से बराबर है या फिर बड़ा है, इस कंडीशन में वो जो है अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में वो अस्तित्व में नहीं होगा या परमाणु में, कोशों में वो कक्षक अनुपस्थित होंगे, नहीं पाए जाएंगे। अब जैसे हम ले लेते हैं एक कक्षक 1p। अब 1p में हम देखें कि इसमें 1p में n का मान कितना होगा, n का मान हो जाएगा 1 और l का मान कितना होगा, तो p कक्षक के लिए l का मान कितना होता है 1, p कक्षक के लिए l का मान होगा 1। ठीक है, अब दोनों का मान चूंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो चूंकि जब n और l दोनों बराबर होंगे तो वो क्या होगा, वो अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है, ये इसलिए 1p जो है वो नहीं होता। उसी तरह से आप ले लो 2d 2f 1d 2d 1f, कुछ भी आप ले सकते हो उदाहरण, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 1d ले लिए, तो 1d में n का मान कितना है 1 और l का मान कितना होगा। अब d के लिए l का मान क्या होता है, d के लिए l का मान होता है 2। अब यहाँ देखिए n का मान छोटा हो गया, l का मान बड़ा हो गया, मतलब l बड़ा हो गया और n छोटा हो गया, तो जब l बड़ा होगा तो भी वो क्या होगा, अस्तित्व में नहीं होगा। इसीलिए 1d नाम का कोई कक्षक नहीं पाया जाता। हम यह कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में, किसी भी कोश में 1d कक्षक अनुपस्थित होता है, होता ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इसी तरह से यदि हम 2d का निकालते हैं तो 2d का क्या हो जाएगा ये, तो इसके लिए n का मान होगा 2 और l का मान हो जाएगा d के लिए 2। अब यहाँ पे देखिए दोनों मान क्या हो गया, बराबर हो गया, तो बराबर है तो भी क्या होगा, वो अस्तित्व में नहीं आएगा। इसी तरह आप बाकी कक्षकों का भी n और l का मान निकाल लीजिए और देखिए कि उनके मान कहीं बराबर या बड़े तो नहीं है। यदि बराबर होंगे या बड़े होंगे तो दोनों कंडीशन में वो जो कक्षक होगा वो अस्तित्व में नहीं होगा। तो यही वजह है ये जो कक्षक होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं या नहीं पाए जाते। ठीक, तो अब हमको करना क्या होता है कि इन कक्षकों को हम छोड़ देते हैं और इन कक्षकों को छोड़ करके बाकी के जो कक्षक होते हैं उनको एक क्रम में लिख देते हैं। तो जैसे सबसे पहले आता है आपका 1s
तो ये 1s हमने लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे ये खत्म होता है, फिर यहाँ से आप स्टार्ट करिए तो 1p तो होता नहीं, इसको छोड़ दीजिए, फिर क्या आया 2s, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2s, उसके बाद यहाँ पे ये खत्म हो गया, फिर यहाँ शुरू करिए 1d होता नहीं है तो फिर क्या आ जाएगा 2p आ जाएगा, उसके बाद 3s, तो ये आ जाएगा आपका 3s, उसके बाद ये यहाँ पे खत्म है, फिर यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर क्या आ गया 3p, उसके बाद आपका आ गया 4s, अब ये यहाँ पे खत्म हो गया, फिर यहाँ से आप शुरू कर लीजिए। तो इस तरह से आप इसको आगे बढ़ाते जाइए और ऊर्जा का जो स्तर है, बढ़ते हुए ऊर्जा का जो क्रम है वो आपको कंप्लीट मिल जाएगा, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो भरते जाते हैं। तो अबाउ सिद्धांत के अनुसार जो हम ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम निकालते हैं, विभिन्न कक्षकों का जो ऊर्जा का क्रम निकलता है, उसको हम शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाल पाते हैं उसको देखिए। तो हमारे पास है 4 कक्षक S, P, D और F, ये 4 प्रकार के कक्षक होते हैं, ठीक है। अब इनको हमको करना क्या होता है कि हर एक कक्षक को हमको 2 बार लिखना है। पहले हम S को लिखेंगे, उसके बाद इसको 2 बार लिखना है, फिर उसके बाद S और P इनको लिखना है, फिर उसके बाद S, P, D इन तीनों को लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे इन चारों को, ठीक है। और हमारे लिखने का क्रम कैसा होगा, लिखने का क्रम होगा उल्टा इस तरीके का, ठीक। तो पहले S को, फिर ये दोनों को, फिर तीनों को, फिर चारों को, और कैसे लिखेंगे, इधर से स्टार्ट करके लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लिखते जाते हैं, चलिए। तो पहले हम लिखते हैं S को, एक S, तो उसको 2 बार लिखना है, तो ये हो गया 2 बार S। उसके बाद इसको लिखेंगे S और P दोनों को लिखना है, ठीक। और कैसे लिखेंगे, उल्टा चलते हुए, तो ये हो जाएगा हमारा P S P S, ठीक, क्लियर हो रहा है। उसके बाद क्या करना है हमको, अब ये तीनों को लिखना है, तीनों को लिखना है इधर से शुरू करके। तो अब यहां से हम लिख देते हैं, ये हम कर देते हैं D P S D P S। अब इसके बाद चारों को लिखेंगे, कहां से शुरू करेंगे, इधर से, ठीक है। अब उसके बाद चारों को लिखेंगे इधर से शुरू करते हुए। तो अब चलिए लिखिए, ये हो जाएगा F D P S F D P S, ये हो गया। चलिए इसके बाद हमको करना है इनको नंबरिंग। तो इनको हम नंबर कैसे देंगे, तो ये होगा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये आपका चौथा, ठीक है। मतलब इन नंबर से इनकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो S जो है वो पहले से शुरू होगा, तो अब क्या करेंगे, जितने भी S होगा उनको 1 बाई 1 बाई नंबर देंगे। शुरू कहां से करेंगे, 1 से करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये आपका 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। S हो गया। अब किसको करना है, P को। P का नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। इसको हम करते हैं 2 3 4, बढ़ते हुए चलेंगे 5, फिर ये हो गया 6, ये हो गया आपका 7, ठीक है। फिर उसके बाद D को करो, D कहां से स्टार्ट होगा, 3 से। तो कहां पे है D, ये D है 3, फिर बढ़ते क्रम में चलिए 4, फिर आपका हो जाएगा 5, फिर आपका 6, फिर बच गया F 4 से शुरू होगा, कहां पे है F, ये यहाँ पे F है, तो 4, फिर उसके बाद ये 5 और F नहीं है, ठीक है। इस तरह से, और इसको आप बढ़ा सकते हैं चाहे तो। अब देखिए ये मिल गया हमको क्रम, ठीक। अब देख लीजिए आप 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F, इस तरह से ये आपको अब सीक्वेंस मिल गया। तो आप जैसे मान लीजिए परीक्षा में बैठे हैं या फिर आपके पास समय नहीं है कि पूरा उसको सभी कक्षकों को लाइन से लिख करके उसको फिर तिरछी लाइन से काट करके उसको एक एक को लिखने का, ठीक है। तो उसके लिए सबसे शॉर्टकट मेथड ये है। इस मेथड से आप तुरंत 2 मिनट में ड्रॉ करके उस क्रम को बना सकते हैं। और क्रम को बनाने के बाद फिर जब आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलना है तो इसी क्रम में आपको इलेक्ट्रॉनों को भरते जाइए। आपका किसी भी कक्षक का, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बहुत इजीली निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं कि कैसे हम परमाणु विन्यास बनाते हैं अबाउ के अनुसार, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हम देख लेते हैं कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। जब हम कक्ष और कक्षक पढ़ रहे थे उस टाइम हमने देखा था कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2, ठीक है। तो जो S सब सेल था,
S जो सब सेल होता है उसमें केवल एक ही कक्षक होता है और उसमें भरेंगे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ही S कक्षक में भर सकता है। ठीक है, उसी तरह जो P सब सेल होता है ये 3 कक्षकों से मिलकर बनता है, प्रत्येक कक्षक में 2 भराएगा, मतलब टोटल भरेगा 6 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से D में 5 कक्षक होते हैं, प्रत्येक में 2 भराता है, तो अधिकतम ये भराएगा 10। और उसी तरह से D में 7 कक्षक होते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल आपका अधिकतम भराता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इसी तरह से S में 2, P में 6, D में 10 और F में मैक्सिमम जो होता है वो 14 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो नेक्स्ट कक्षक में, नेक्स्ट ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, पहले छोटा सरल सा ले लें। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, मतलब इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉनों को हमको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम अनुसार भरना है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए क्रम क्या होता है, देखिए 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह से। शुरुआत में जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले क्या करिए, उनका जो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है उसको आप इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह से लिख लिए। और लिखने के बाद क्या है कि हमारे पास टोटल कितना है, 20 इलेक्ट्रॉन। अब इन 20 इलेक्ट्रॉनों को भरते जाइए। ठीक है, और कैसे भरना है कि इनसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमको क्रम मिला है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यदि अधिक हो गया तो उसको हम कहाँ डालेंगे, आगे वाले कक्षक में। ठीक, तो चलिए ये S है, S में अधिकतम भराएगा 2, ये भी S है, इसमें भी अधिकतम भराएगा 2, ये P है, इसमें अधिकतम भराएगा आपका 6। ठीक है, ये S है, इसमें अधिकतम भराएगा आपका 2। अच्छा, पहले गिन लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 2 4 6 10 2 12। ठीक है, अभी भी बचा हुआ है हमारे पास 20 है, तो ये P है। P में अधिकतम कितना भराएगा 6, और P के बाद क्या आता है, 4s आता है, उसके बाद आता है 3d आता है, इस तरह से। अब हमारे पास कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये S कक्षक में कितना भर सकते हैं, अधिकतम 2 भर सकते हैं, ये 2 हमने भर दिया। टोटल हो गए आपके 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब 20 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इनको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आपके सारे इलेक्ट्रॉन भरा जाएंगे तो आगे कक्षक को लिखने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन भराएगा वहीं पे आपको रुक जाना है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इस तरह से कैल्शियम का। इसी तरह से आप और निकाल सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का होता है 8, तो अब क्या कर दिए, 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह से लिख लीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 8 इलेक्ट्रॉन। 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, कितने हो गए, 4 हो गए। बच गया कितना, 4, तो यहाँ भर दिया 4। ठीक है, यदि 6 से ज्यादा होता तो आगे जाता, 6 से कम है तो यहाँ पे हमने भर दिया। तो बाकी ये सबको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब हटा दीजिए। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है लास्ट में 2p4। तो इसी तरह से आप बाकी सारी चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का होता है 11। ठीक है, सोडियम का होता है 11। अब इसको निकालिए, तो चलिए अब मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गए टोटल 11। 2 4 10 और 1 11। ठीक है, तो ऐसे करके आप इनको किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो अबाव के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से तत्व हैं। उनमें से एक हम लेते हैं क्रोमियम। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है आपका 24। ठीक, चलिए निकाल लेते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d, ये हो जाता है 4। इस तरह से आप इसको काउंट कर लीजिए, टोटल हो जाते हैं आपके 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अबाव के नियम अनुसार इसका इस तरीके का होना चाहिए। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका जो अंतिम कोश होता है
ये अंतिम जो कोश होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह नहीं होता, इसमें कुछ चेंज हो जाता है। ये क्या होता है, ये 4s1 और 3d5 हो जाता है। ये अब बाउ के अनुसार ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा ना होकर के ये हो जाता है 4s1 और 3d5। ठीक है, इस तरह से चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी जो परमाणु होता है वो चाहता है मैक्सिमम स्टेबिलिटी, अधिकतम स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। और अधिकतम स्थायित्व कब होगा, जब उसका अंतिम कोश अर्धपूरित हो या फिर पूर्ण पूरित हो। अर्धपूरित मतलब या तो वो आधा भरा हुआ हो या तो फिर वो पूरा भरा हुआ हो। ठीक है, मतलब जैसे पी कक्षक है, यदि ये सब में एक एक होगा तो ये अर्धपूरित होगा, और यदि सब में डबल डबल है तो ये हो जाएगा पूर्ण पूरित। ठीक, उसी तरह से जैसे डी कक्षक है, तो डी में 5 डिब्बे होते, सब में यदि एक एक भरा है तो वो अर्धपूरित होगा, और यदि सब में डबल डबल है तो वो पूर्णपूरित होगा। और जिस भी परमाणु के अंतिम कोश का विन्यास इस तरह से हुआ वो हो जाएगा मैक्सिमम स्टेबल। ठीक है, उसको वो होगा अधिकतम स्थायी। अब यदि हम क्रोमियम के अंतिम कोश का विन्यास देखें तो अंतिम कोश का विन्यास कैसा होगा, तो ये 4s, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 3d में होंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 1 2 3 4। अब ये ना तो अर्धपूरित है ना तो पूर्णपूरित है। अब अपने आप को अधिकतम स्थायित्व में लाने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन 4s का जंप कर देता है 3d में, मतलब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ये जंप करके चला जाएगा यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा और कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब इस कंडीशन में क्या हो गया, इस कंडीशन में देखिए सभी के सभी अर्धपूरित हो गए। अर्धपूरित हो गए मतलब ये अधिकतम स्थायित्व को ये प्राप्त कर चुके हैं। तो अधिकतम स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है यहाँ पे और इसका विन्यास जो है वो बदल जाता है 4s1 3d5। क्यों, क्योंकि इस अवस्था में ये अर्धपूरित अवस्था को प्राप्त कर लेता है और ये हो जाता है अधिकतम स्थायी। ठीक, जैसे हम कॉपर का देखें तो कॉपर का होता है आपका 29। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब यहाँ पे यदि इस अंतिम कोश का हम विन्यास देखें तो कैसा है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इस अवस्था में ना तो ये अर्धपूरित है ना तो पूर्णपूरित है, तो फिर क्या करेगा, जैसे यहाँ पे हुआ सेम वही चक्कर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर देगा इसमें, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या हो गया, 4s का हो गया 1 और 3d का क्या हो जाएगा 10। ठीक है, इस तरह से ना होकर के हो जाएगा इस तरीके से। अब इस कंडीशन में देखिए ये सब हो गया पूर्णपूरित और ये हो गया आपका अर्धपूरित। ठीक, मतलब 4s कक्षक अर्धपूरित हो गया, 3d कक्षक जो है आपका पूर्णपूरित हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये अधिकतम स्थायी। ठीक है, तो ये जो होता है ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो आप बाउ के नियम का पालन नहीं करते, और नहीं करने का यही कारण है कि वो अधिकतम स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपने अंतिम कोश का जो विन्यास होता है उसमें कुछ चेंज कर लेता है। ठीक है, उनमें कुछ परिवर्तन होता है। तो ये हो गया अब बाउ का सिद्धांत। और जैसे मैंने पहले बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सारे भी आप आवर्त सारणी निकालिए और आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं सारे तत्वों का आप एक एक करके प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जब तक आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है और इसके बेस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।